देखिए, पार्ट वन में हम 74 तक डिस्कस किए थे सेट वन में। तो आज हम 75 से डिस्कस करेंगे। इसमें है कि कमरे के तापमान पर धातु के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कमरे के तापमान पर सभी धातु ठोस होती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक पारा एक एकमात्र है जो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में रहते हैं। गैलियम सीजियम को हथेली पर रखने पर पिघल सकते हैं। तो 2 और 3 सही है इसका। किस प्रकार के कार्बन यौगिक कज्जल युक्त होते हैं। देखिए, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, जैसे एल्केन है CnH2n+2, तो क्या है ना कि कंप्लीटली कंबसन होते हैं उसका, ठीक है। लेकिन जो अनसेचुरेटेड है, असंतृप्त है, जैसे कि CnH2n एल्कीन हो गया और CnH2n-2 एल्काइन हो गया, तो ये क्या है ना, कार्बन यौगिक पीली और सूटी ज्वाला के साथ जलते हैं। कौन सी शारीरिक तरल आंत से पचे हुए वसा को ले जाता है। तो लिम्स, देखो लिम्स क्या है कि पचे हुए वसा और वसा घुलनशील विटामिन कौन सा है, A, D, E, K, जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन B और C है, ठीक है। देखिए, कनेक्टिव टिश्यूज, तो देखिए टेंडन क्या है ना, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, तो गलत है। दूसरा लिगामेंट हड्डी को हड्डी से, और थर्ड है कार्टिलेज, नॉर्मल होते हैं, मैट्रिक्स लचीलापन प्रदान करते हैं। और बोन में क्या होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस यौगिक वाले कठोर मैट्रिक्स होते हैं। तो 2, 3, 4 सही है। देखिए, खैरा जो चावल का रोग है सॉरी, देखिए इसमें क्या है ना कि चावल का जो में जो खैरा रोग होते हैं, तो उसमें क्या है कि जिंक की कमी होती है, और उसकी कमी के कारण क्या है कि पत्तियां भूरे धब्बे खराब दाने देना शुरू कर देते हैं। एनीमिया क्या है, तो आयरन की कमी, उसमें देखते हैं कि विटामिन B12, फोलिक एसिड्स की कमी के कारण भी एनीमिया होती है। विटामिन C में स्कर्बी, यानी स्कर्बी से क्या होते हैं, उसमें मसूड़ों से रक्तस्राव, घाव अगर हो जाता है तो धीमा भरती है। घेंघा, तो घेंघा की जो है ना आयोडीन की कमी, जिससे थायराइड को सजा देती है, ठीक है। एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है, देखिए एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है ना, वो क्या करता है कि, देखिए कैसे काम करता है एंटीबायोटिक। तो मान लीजिए कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, तो उसको क्या करता है ना, अटैक करता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि अगर अगर उसका बाहरी सेल वॉल क्या है, बाहरी ढांचा है बैक्टीरिया का, अगर उसकी बाहरी ढांचा को ही हम तोड़ दें, तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिक क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है, वो उसका काम ये होता है कि वो क्या करते हैं कि उसके सेल वॉल को तोड़ते हैं। अब देखिए, बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया क्या है ना, अपना सेल वॉल को कैसे बना कर रखता है या जिंदा रखता है। तो पेप्टिडोग्लाइकन नामक एक मजबूत और जाली जैसी संरचना क्या करता है ना, वो जोड़ के रखता है उसका सेल वॉल को। और ये पेनिसिलिन क्या करता है, उसी जाली को जोड़ने वाला जो एंजाइम है ना, उसको रोक देता है। तो जिससे क्या है, कोशिका भित्ति कमजोर पड़ जाता है और अंदरूनी दबाव के कारण बैक्टीरिया फट जाता है। तो पेनिसिलिन जो है ना, भले कवक से निकाला जाता है, और ये पेनिसिलिन उसकी बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करके एक एंटीबायोटिक के काम करती है। कौन से कंप्यूटर भाषा असेंबली लैंग्वेज है। तो x86 है, जो इंटेल ने बनाया है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। और MIPS क्या है, MIPS है माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक्ड पाइपलाइन स्टेजेस है, ओके। कंकाल पेशियों को धारीदार या रैखित स्ट्रेटेड पेशी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एकांतर गहरी एपट्टी और हल्की आयपट्टी रेखाएं द्वारा दिखती है। गन्ने की चोटी काट देने के बाद, देखिए एक विभेजोत्की उत्तक होता है ना, वो 3 तरह का होता है। एक होता है शीर्षस्थ, पार्श्व और इंटर कैलरी विभेजोत्तक। तो देखिए शीर्षस्थ क्या है ना, वो जड़ में होता है, प्रहार में होता है, ठीक है। जड़ और प्ररोह के शीर्ष पे होता है शीर्षस्थ। पार्श्व क्या है, तो पार्श्व जो होते हैं वह गर्थ यानी मोटाई उसका बढ़ाते हैं पेड़ पौधे का। और इंटरकैलरी विभेजोत्तक क्या होते हैं कि यह जो है ना, जो घास है, गन्ना है, गेहूँ, बांस जैसे एक बीजपत्री में पर्वसंधि और पर्वों के आधार पर स्थित होते हैं। तो देखते हैं कि गन्ने की चोटी काट देने के बाद भी वो पनप जाता है, इसलिए क्योंकि अंतर्वेशी विभेजोत्तक उसके पास होते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक क्या है। देखिए बाहरी कारक तो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कैसी होनी चाहिए, है ना, इंटेंसिटी हो, तापमान हो, जल हो।
जबकि अंदर में क्या है ना, क्लोरोफिल की मात्रा, हरित लवक कितना है, उसकी व्यवस्था कैसी है, पत्ती की आयु संरचना कैसी है, ये सब इंट्रिंसिक कारक है। देखिए कंप्यूटर की जो पीढ़ी हुआ, पहला पीढ़ी देखते हैं 1940 से 60 में, दूसरा 1940 से शायद 56 तक हुआ था, 56 से 63 देखते हैं दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी 64 से 1971 और चौथी पीढ़ी 1971 से वर्तमान तक चल रही है। तो प्रथम पीढ़ी में देखते हैं ना कि उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, जो बहुत बड़े आकार का होते थे और बहुत गर्मी पैदा करता था। दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर आया, तीसरा पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट आया और चौथी पीढ़ी में ना VLSI और माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई। जबकि पांचवी पीढ़ी जो अभी वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जा रही है, जिसमें क्या है ना कि जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, एक ही सिलिकॉन चिप पर पैक कर दिया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा कम्पैक्ट होता जा रहा है और इफिशिएंसी हाईली इफिशिएंट होता जा रहा है। देखिए जो विद्युत सेल है, इलेक्ट्रिक सेल जो है ना, वह प्राथमिक सेल क्या है ना, रिचार्जेबल नहीं होता, यूज एंड थ्रो होता है वो। द्वितीयक सेल रिचार्जेबल होता है, जो हम लोग घर में जो इन्वर्टर में यूज करते हैं या कोई व्हीकल में स्टार्टअप के रूप में जो यूज करते हैं, तो सेकेंडरी सेल होते हैं। सेकेंडरी सेल को चार्ज भी कर सकते और उसका यूज करके डिस्चार्ज होता है, बट प्राथमिक सेल एक बार चार्ज कर दिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और डिस्चार्ज करने के बाद उसको फेंक दिया जाता है, ठीक है। EMF देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ना, वो क्या है कि वर्क बाय चार्ज होता है और Q इक्वल टू क्या है IT, तो W/T क्या हो गया, पावर, तो पावर बाय जो करंट है, तो इसलिए कहता है कि शक्ति है जो बैटरी प्रति इकाई धारा प्रदान करती है, तो सही है स्टेटमेंट C नंबर। और EMF की इकाई क्या है, वोल्टेज होती है, ठीक है ना, मतलब एक तरह से वो क्या है कि क्या बोलते हैं, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक वोल्ट यूनिट होता है उसका। 87 में देखिए, एक चालक तार की प्रतिरोधकता। देखिए किसी भी तार की जो प्रतिरोधकता होती है ना, रेजिस्टिविटी, वह सिर्फ टेम्परेचर और वो पदार्थ किस मटेरियल का बना है, वो उसी पे दोनों पे डिपेंड करता है। उसकी लंबाई, क्रॉस सेक्शन कुछ भी चेंज कर दीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो विद्युत प्रतिरोधकता क्या है, सिर्फ टेम्परेचर और किस मटेरियल का बना है उस पर निर्भर करता है। गतिशील पिंड के लिए क्या शून्य हो सकता है, तो गतिशील पिंड है अगर यहाँ से चला और यहीं घूम करके फिर वहीं पहुँच गया, तो उसकी विस्थापन जीरो होगी और औसत वेग तो विस्थापन बाय टाइम है, तो भी जीरो हो सकती है। कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी से सटीक रूप से किस परिघटनाओं का ट्रैक किया जाता है, तो डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। और डॉपलर इफेक्ट में देखते हैं कि इसमें क्या है ना कि जो रिलेटिविटी है, यानी स्रोत स्रोत जो है प्रेक्षक के एक दूसरे के सापेक्ष गति करने पर प्रेक्षित जो आवृत्ति में परिवर्तन होता है, इसी का उपयोग करके उपग्रहों को ट्रैक किया जाता है। क्वथनांक के दौरान निरंतर उष्मा देने पर भी जल का तापमान क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि सारी जो एनर्जी है ना, वह गुप्त उष्मा लेटेंट हीट में प्रयुक्त हो जाती है और उसका हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में लगी रहती है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। 91 में देखिए, शुष्क सेल जिसे लेक्लांसे सेल है, विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड उसमें रहते हैं, ठीक है। और उसमें देखिए कि जिंक का जो आवरण है ना, वह एनोड यानी निगेटिव का काम करता है, और जो मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन से घिरी जो एक केंद्रीय कार्बन छड़ है ना, वह कैथोड यानी पॉजिटिव का काम करता है। और इस सेल का जो वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। और इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होता है MnO2, यह द्विध्रुवक का काम करता है, ठीक है। दर्पण के रजत लेपन में ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दर्पण का जो सिल्वर कोटिंग रहता है ना, तो ये सिल्वर क्या करता है, Ag ना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसे, ग्लूकोज को, तो Ag+ हो गया। तो Ag+ होने से क्या हो जाएगा, वह अपचयित हो गया, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड बना करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने, तो ऑक्सीडाइज हो गया, इसलिए ग्लूकोज क्या है, यहाँ पे अपचायक है। ये 12th का क्वेश्चन है, 12th केमिस्ट्री का। रक्त के थक्का बनाने में देखिए, अगर सीरम से फाइब्रोनोजिन निकाल देंगे ना, तो इसी को ब्लड टेस्ट में किया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है कि तापमान के बढ़ने पर
तो वाष्पन की दर बढ़ती है, गैस का विसरण की दर बढ़ेगी, ठोस की विलेयता जो उसकी बढ़ेगी, गैस का आयतन यानी वॉल्यूम, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो बढ़ेगी। ठीक है। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक किस प्रकार के जीव से प्राप्त होता है? तो अभी बताए थे कि ये कवक और फफूंद से प्राप्त होता है और जिससे पेनिसिलियम बोलते हैं। ठीक है। जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया जो है ना वो जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया से आता है। ठीक है ना। अब पेनिसिलियम कवक फफूंद से प्राप्त करते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत के पहाड़ी जिले, पूर्वोत्तर क्षेत्र और मैंग्रोव इकोसिस्टम में वन आवरण में, देखिए भारत के पहाड़ी जिला में वन आवरण भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? 30% से कम है। तो ये जो है ना ये गलत है, क्योंकि लगभग जो है ना भारत के पहाड़ी जिला वन आवरण और भौगोलिक क्षेत्र 30% से कम है, जो पिछले आकलन के बाद में कमी आई है। ये कमी नहीं आई है, ये वृद्धि हुई है। ठीक है। और लगभग वो 40% क्षेत्र को कवर करता है। सभी भारतीय क्षेत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन और वृक्षावरण का प्रतिशत सबसे अधिक है, लेकिन वर्तमान आकलन में वन आवरण में कमी देखी गई है। और कितना कमी देखी गई है तो उसमें देखते हैं कि लगभग 327.30 किलोमीटर स्क्वायर की कमी देखी गई है। भारत का मैंग्रोव वन जो है ना मात्र 0.15% है, और वह क्या है ना ओपन है। यहाँ पे लिखा है बहुत सघन मैंग्रोव वन है, तो यहाँ पे देखिए 0.15% होता, और यहाँ ओपन यानी खुली सघन मैंग्रोव होता, तो ये सही स्टेटमेंट होता। गुजरात में मैंग्रोव आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि गुजरात में जो है ना इसका नुकसान देखा गया है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में देखा गया है। बिहार की नेपाल के साथ तो 7 जिला टच करती है, कौन सा? तो पूर्वी दृष्टि से, पूर्वी सीमा से देखते हैं तो पहले किशनगंज, उसके बाद लेफ्ट में अररिया, फिर सुपौल, मधुबनी, उसके बाद उसके लेफ्ट में कौन सा है? सीतामढ़ी है, फिर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। तो 7 जिला नेपाल से टच करती। किशनगंज सबसे पूर्वी है, पश्चिमी चंपारण अभी बताया कि पश्चिमी है, और टोटल बॉर्डर 726 किलोमीटर का शेयर करता है। कौन सा देश लाल सागर के पूर्वी तट से लगते हैं? तो लाल सागर जो है ना, लाल सागर को भूमध्य सागर से जो जोड़ता है ना, देखते हैं कि इसको बोलते हैं, ये एक स्ट्रेट है। ठीक है। और लाल सागर के पूर्वी में है ना यमन है, सऊदी अरब है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में यानी कौन है? मिस्र है, एरिट्रिया है, सूडान, जिबूती। ठीक है ना। और नेक्स्ट है कि उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में, देखिए उसको होम्स से याद करते हैं, HOMES। ठीक है। तो एच से हो गया ह्यूरन, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से ईरी, और एस से क्या हो गया? सुपीरियर हो गया। और सतही क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। और ये क्या है ना, दोनों ये होम्स जो है ना अमेरिका और कनाडा के बीच में बाउंड्री पे है, जबकि पूर्णतः USA में है तो वह मिशिगन झील है। बिहार के कितने जिले पूर्णतः भूकंप क्षेत्र में आते? तो भूकंप जोन 5 में जो है ना सबसे हाईली डेंजरस जो है ना सिस्मिक जोन 5 है, और उसमें 2 आते हैं, कौन कौन? मधुबनी और सुपौल आते हैं। जबकि अधिकांशतः जो बिहार का क्षेत्र है वह सिस्मिक जोन 4 एंड 3 में आते हैं। देखिए भारतीय उत्तरी मैदान के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो जैसा कि देखते हैं कि जो तराई है ना, भाबर क्या होता है ना, एक सकरी पट्टी जो धाराएं भूमिगत हो जाती है और वहाँ कंकर पत्थर जमा हो जाते हैं। ठीक है। तराई भाबर के दक्षिण में दलदली है जहाँ पुनः प्रकट होती है, और भांगर नदी क्या है? नवीनीकृत नहीं है। ये क्या है ना बहुत 2-4-5 साल तक जमा होते हैं जलोढ़ मिट्टी, फिर कभी कभी बाढ़ आते हैं, तो वो क्या है ना पुराने जलोढ़ मिट्टी है, जबकि नया जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं और पुराने को भांगर बोलते हैं। ठीक है। तो खादर क्या है ना भांगर से अधिक उपजाऊ इसलिए है क्योंकि बार बार अगर बाढ़ का पानी ह्यूमस के साथ आएगी तो जलवायु मतलब वो क्या है मिट्टी उपजाऊ होगी। अब भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कितना है? लगभग 43% है लगभग। और बिहार के दृष्टिकोण से देखते हैं जलोढ़ मिट्टी का विस्तार लगभग 95% है। प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों के विषय में, तो प्रायद्वीपीय प्रवाह हिमालय प्रवाह से पुराना है, बिल्कुल सही। और अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे गोदावरी, जिसको दक्षिणी गंगा, कावेरी जिसे दक्षिणी भारत की गंगा, ठीक है, कृष्णा, ये सब नदियाँ क्या है? बंगाल खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती जो है ना
पूरब से पश्चिम बहती है, ना कि पश्चिम से पूरब, और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2021 के आकलन में भारत के कुल वन और वृक्षावरण में कितना वृद्धि हुआ? तो यह 1445.81 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। और उसमें देखते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर वन आवरण में वृद्धि देखे तो 156 किलोमीटर स्क्वायर, बाकी इसमें अगर घटा देंगे तो वृक्षावरण हो जाएगा। ओजोन परत के बारे में देखिए, ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर समताप मंडल में 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह हानिकारक जो पराबैंगनी किरण है अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी किरणों को 97 से 99% तक क्या है एब्जॉर्ब करके जो पृथ्वी पर के जो जीवन की रक्षा करती है, ठीक है। और इसको बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 जिसे लागू 1989 में किया गया है ना। और आगे देखते हैं कि 2016 का किगाली संशोधन ने HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को जोड़ दिया था। तो इसका चारों सही है। कश्मीर हिमालय किन दो मुख्य नदियों के बीच में है? तो देखिए हिमालय कश्मीर के पास जो है ना 6 नदियाँ बहती है, सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। तो सिंधु से लेकर सतलज तक। और कश्मीर खास करके जो है ना यह क्या है, पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में स्थित है। पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में। अभी देखिए बताया कि जलोढ़ मिट्टी लगभग 43% पे है, लेकिन वो पूरा भारत का था। बिहार के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो जलोढ़ की अधिकतम गहराई 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के जो नीचे है यानी दक्षिण, और 86 डिग्री पूर्वी देशांतर के जो राइट साइड है वह जलोढ़ की गहराई काफ़ी कम है। मुजफ्फरपुर सारण के बीच में जो है ना लगभग 1000 मीटर का मापा गया है उसमें, है ना। 1000 मीटर से लेकर के कितना हो गया 2500 मीटर के बीच में मापी गई है जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई। तो इसका ये अच्छे क्वेश्चन है 106 का, तो ए नंबर होगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा कहेगा तो सहारा डेजर्ट है, जो कि 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन ग्रेट ऑस्ट्रेलियन जो रेगिस्तान है वह 15 लाख वर्ग किलोमीटर में जो दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। और अधिकांश जो हम लोग देखते हैं कि रेगिस्तान जो है ना वो उपोष्ण कटिबंध 20 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी में पाए जाते हैं और वेस्टर्न कोस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि सहारा से होकर के मिस्र पर बहने वाली गर्म शुष्क धूल भरी पवन को खमसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खमसिन। जबकि जो सिराको है ना, यह सिराको भूमध्य सागर और दक्षिणी यूरोप तक पहुंचने वाली गर्म सहारा पवन है। हरमट्टन को तो डॉक्टर हवा भी बोलते हैं। यह पश्चिम अफ्रीका पर शुष्क धूल भरी, यह एक क्या है, ट्रेड विंड है, व्यापारिक पवन है। और फोन या चिनुक पर्वत के पवन भेमुख जो है ना आल्प्स और रॉकीज में बहती है। बिहार की जलवायु देखिए कॉपेन के अनुसार उत्तरी में CWG और दक्षिण में AW, लेकिन थॉर्नथवेट के अनुसार बोलता कि बिहार का अधिकांश भाग CAW और उसमें से उत्तरी सक्रिय पट्टी CBW। तो इसमें दोनों सही है, ए और बी। अनुसूचित जनजाति, तो देखिए जब 2011 का जो सेंसस हुआ था ना तो उसमें क्या है कि टोटल अनुसूचित जनजाति ST 10.43 करोड़ था और वह टोटल जनसंख्या का 8.6% है। अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछे तो मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज पूछे जनजाति का तो लगभग 94% मिजोरम में। और बिहार के अनुसूचित जनजाति राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 1.3%। ये चारों सही है। और बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ है? गोवा में है, सॉरी गोवा कहते गया में। ऐतिहासिक रूप से बिहार में अभ्रक उत्पादन कहाँ होता? गया, नवादा, मुंगेर, जमुई में। कौन सा दर्रा बिहार और नेपाल के बीच मार्ग का काम करता है? तो सोमेश्वर और भीखनाथोड़ी दोनों होगा, ठीक है। काम यहाँ बोल रहा नहीं करता इसलिए डी आंसर है, लेकिन करता है काम सोमेश्वर और भीखनाथोड़ी दोनों। 113 का देखिए विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है जूट अभ्रक, क्योंकि दूध क्रांति जब हुई थी ना श्वेत क्रांति 1970 में, तो इसमें देखिए कि यहाँ बोल रहा है उत्तर की ओर से गंगा मिलती है। तो उत्तर की ओर से मिलती है कौन सा? तो उत्तर की ओर से मिलती है कोसी, कमला, बागमती, है ना। कोसी, कमला, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा। जबकि दक्षिण की ओर से अगर कहेगा ना मिलता है तो वह मिलता है सोन, पुनपुन, उत्तरी कोयल, चंदन, फल्गु, है ना, कर्मनासा।
जलोढ़ मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल का अभी बताए थे 43% है लगभग। ये देखिए मालवान क्या है ना, ये अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि जो P-81 सीरीज का जो दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वॉरफेयर क्राफ्ट है। पहला क्या था, जो INS अर्नाला जो मई 2025 में कमीशनिंग हुआ, जबकि मालवान 2026 में नौसेना को दिया गया है। तो मालवान भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वारक्राफ्ट सिस्टम है। ठीक है, स्वदेशी रूप से कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बनाया। पोत पानी के नीचे होने वाले युद्ध अभियान का टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट से लेस है, तो तीनों सही है इसका। तो INS मालवान दूसरा है, जबकि पहला क्या है, INS अर्नाला। देखिए माटी क्या है, माटी का मतलब मिट्टी होता है ना। और इसको ओम बिरला ने पूर्वांचल महोत्सव जो माटी 9 को संबोधित किया था। US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट के अनुसार ना सब्जेक्ट एंट्री 30 किया था, टोटल 30 करके IIT बॉम्बे पहला हुआ, दूसरा नंबर में IIT खड़गपुर 29 किया था। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, तो शीतल देवी को। रोस्कटेल योजना विस्तार की घोषणा की है, तो गारमेंट एक्सपोर्टर्स के लिए है ना। राज्य और केंद्रीय करों और शुल्क पर छूट दिया गया इसमें। देखिए मिडिल ईस्ट में अभी देखिए जो अमेरिका ने है ना, अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, तो उसमें जो ईरान ने अमेरिकी सैन्य जो ढांचे पर जो अटैक किए थे, तो उसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है। अल उदीद एयरबेस कहाँ, कतर में है। और कैंप अरिफजान कहाँ है, को से कैंप हो गया, का से कुवैत है ना। तो कैंप अरिफजान कहाँ है, कुवैत में। अल अल दाफरा एयरबेस कहाँ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो केवल थर्ड सही है, और ये दोनों अपोजिट लिखा हुआ है 1-2। 28 फरवरी को देखिए जो हम लोग ऑपरेशन जो हम लोग का मिशन चीता जो शुरू किए हैं भारत सरकार ने, तो उसमें देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट चीता के तहत पहला जो है ना, पहला लाए थे हम लोग कहाँ से, नामीबिया से, फिर साउथ अफ्रीका से, और तीसरा जो है ना बोत्सवाना से लाए हैं। तो साउथ अफ्रीका में जो नामीबिया से कब लाए थे, 2022 में 8 चीता लाए थे, साउथ अफ्रीका में 2023 में, और बोत्सवाना 2026 में। तो 8 चीता, 12 चीता दक्षिण अफ्रीका, और बोत्सवाना से टोटल 9 चीता लाए हैं, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही लड़कियों के लिए एक राष्ट्रव्यापी HPV मतलब होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, यह सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए है, और यह अजमेर से शुरू हुआ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या है, विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति प्रदान करना। नेक्स्ट देखिए आयतुल्ला अली खamenei। देखिए आयतुल्ला अली खamenei 1989 में ईरान का सर्वोच्च नेता बने, और उसके पहले ना 1981 से 1989 तक ईरान के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किए थे, है ना। और जब प्रेसिडेंट के रूप में 1981 से 89 तक काम किए थे, और 1989 में जो है ना आयतुल्ला रुहुल्लाह खamenei मृत्यु हो गया, तो उसके बाद आयतुल्ला अली खamenei को सर्वोच्च नेता चुना गया। और अभी ईरान के सर्वोच्च नेता जो आयतुल्ला अली खamenei का निधन जो है, अमेरिका इजराइल के सामूहिक संघर्ष के बाद 28 फरवरी 2026 को 86 वर्ष की अवस्था में उनका मृत्यु हो गया। 2026 का जो विटली पुरस्कार है ना, विटली पुरस्कार को एक ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। उसमें परवीन शेख और बरखा सुब्बा को मिला है। तो बरखा सुब्बा को सेलामेंडर को बचाने के लिए, और परवीन शेख को चंबल और गंगा नदी के जो इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए दिया गया है। ठीक है, तो विटली पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है, तो विटली फंड फॉर नेचर, यहाँ लिखा है IOC, यानी गलत है। तो 2 स्टेटमेंट सही है, 1 और 2। यहाँ पे एक सही है और 2 सही है, ठीक है। और यहाँ IUCN गलत है, क्योंकि यहाँ पे विटली फंड फॉर नेचर होना चाहिए। रूसोम जो है ना, यह लेप्चा जनजाति द्वारा एक बांस और बत्ती से जो ना एक पुल बनाया जाता है, तो उसको संरक्षण के लिए है ना, यूनेस्को इसके साथ वो किया है, बायोस्फीयर रिजर्व्स रूसोम के नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो उसको संरक्षण की बात किया गया है यूनेस्को द्वारा। मल्टी लेन फ्री फ्लो, जैसे देखिए अभी फास्टैग से क्या है ना, कम से कम 2 से 3 मिनट रुकना पड़ता है व्हीकल को, तो जिससे जाम लगता, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ता, मतलब समय सीमा पर किसी भी जो मटेरियल है उसकी डिलीवरी पहुंचाने में दिक्कत आती है।
इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने क्या किया है कि जो फ्री मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी आइए और बिना रुके जो है ना टोल टैक्स उसमें ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो जो ANPR है ना, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और फास्टैग दोनों कंबाइंडली काम करती है। तो जिससे क्या है ना कि जो टैक्स मतलब टोल टैक्स जो भरने का जो प्रोसेस है ना वो क्विक हो जाता है। तो इसलिए क्या है ना, ये इसका 1 2 3 दोनों सही है, तीनों सही है। कोकन हिप्पस जो हाल में ही खबरों में था, एक्चुअली क्या है ना, इसमें यह नर और मादा हिप्पोपोटामस के वंशज को कहा जाता है। जो कुख्यात एक जो ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबर जब मृत्यु हो गया ना, तो उस समय क्या है कोलंबिया में बहुत अधिक वृद्धि हो गया कोकन हिप्पोपस का। और इसमें देखिए कि अनंत अंबानी जो है ना, जो हमारे इंडियन हैं, वह हिप्पोस को गुजरात के बंतारा में लाने की भी बात की गई है, इसलिए बहुत चर्चा में है यह। कौन सा राज्य प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक के लिए एक समर्पित शिकायत निवारण तंत्र को चालू किया है? तो यह कर्नाटक है। देखिए C8 का मतलब होता है ना कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बैंड। यह भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा स्थापित की गई है। सनराइज सेक्टर्स वित्तपोषण में सहायता के लिए चक्र शुरू किया है तो भारतीय स्टेट बैंक। और इसने बोला है कि जो 2030 तक है ना, हम कितना इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो लगभग 100 लाख करोड़, ठीक है, 2030 तक 100 लाख करोड़ से अधिक पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने की बात किया है इन्होंने। करुणा अभियान जो कि पतंग उड़ाने के टाइम जो पक्षी जो डेथ हो जाते हैं उसको बचाने के लिए शुरू किया है, तो गुजरात में। देखिए तिब्बती आध्यात्मिक दलाई लामा को सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक कथन और कहानी रिकॉर्डिंग के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है 68 में, 68 नंबर का, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में देखिए कार्लोस अल्कराज को जीता है। और ये क्या है ना, सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया है। जबकि महिला की बात करते हैं तो महिला में एलेना रायबिकिना जो कजाकिस्तान की थी, वह आर्यना सबलेंका को हराया है। बिहार विधानसभा 105वां स्थापना दिवस में अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आएंगे, है ना। और परिषद का जो पहला बैठक हुआ 7 फरवरी 1921 को हुआ था। बिहार के कोसी क्षेत्र में जो एशियाई वाटर बर्ड सेंसस शुरू हुआ था, तो उसमें कुछ कुछ दुर्लभ प्रजाति भी देखा गया था, जिसमें गेंडबोल है, नर्दन पिंटेल है, सोबलर, इरुबिसन, ये सब है ना यूरोपियन जो दुर्लभ प्रजाति के ये सब पक्षियां हैं। ये क्या है ना कि अपने प्रवासीय कर करके वहाँ से फिर आते हैं हमारे यहाँ, है ना। तो जब सर्वेक्षण हुआ तो 92 प्रजाति में से टोटल 4982 पक्षी दर्ज किए गए थे। 92 टोटल प्रजाति हुए और टोटल कुल मिलाकर के 4982 पक्षी दर्ज किया गया इस सेंसस में। स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड 2026 में किस राज्य को खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया? तो बिहार को। बिहार ने सिक्किम को 7 विकेट से सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी खिताब अपने नाम किया है। नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार ने किस विषय की पढ़ाई के लिए मैथिली भाषा में सुगम बनाने के लिए एक शब्दावली शुरू किया? तो रसायन विज्ञान। अब देखिए ये क्या है ना, मैथ है, इसका मैं बताता हूँ। क्वेश्चन इसका भी अच्छा है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 20% का लॉस होता है। तो लेन देन में 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 24 रुपये में कितने में बेचना चाहिए? तो देखिए इसको बनाते हैं कि 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर 45 नींबू को मान लीजिए सेलिंग प्राइस x था, तो सेलिंग प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट बाय 100। तो देखिए कॉस्ट प्राइस तो उस नींबू का क्या था? फिक्स था, क्योंकि बेचने के क्रम में ना वो कम मतलब नींबू ज़्यादा बेच दिया कम पैसा में, इसलिए उसको लॉस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस अगर कांस्टेंट है तो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस यानी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट बाय सेलिंग प्राइस क्या हो गया? कांस्टेंट। इसलिए देखिए यहाँ पे जो है ना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट बाय जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस का कांस्टेंट। तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए लॉस हुआ 100 माइनस 20% लॉस हुआ था ना, तो लॉस बाय, अब बेचा कितना? सेलिंग प्राइस 40। अब देखिए प्रॉफिट कमाने के लिए तो 100 प्लस 20 है। अगर मान लिया एक्स बेचा है उसने, एक्स ले लिए
इस तरह से एक्स है 60 ले लिए हैं, यानी 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको एक्स 60 बेचना पड़ेगा, यानी 60 रुपये बिके 45 नींबू। 60 रुपये में बिका कितना? 45 नींबू। तो 24 नींबू क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इसको निकाल लीजिए। 45 बाई 60 गुने 24 तो 18 हो जाएगा। ओके, अभी देखिए वह सबसे बड़ी संख्या है जो इतना इतना में विभाजित करने पर इतना इतना शेष बचे। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो 1657 में 6 घटा दीजिए, 1651 हो गया, और 2037 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2032। अब दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए तो 127 हो जाएगा। ये तो इजी है। +4 है ना, -9, इस तरह से। तो 4 9 2 3 7 49, इस तरह से बनाएंगे ना, तो यह 168 हो जाएगा। एक छात्र ने 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, तो उसमें कैसे निकालेंगे त्रुटि का परसेंटेज? देखिए मान लीजिए 5x/3 ओरिजिनल था, अब माइनस गलती से 3x/5 से गुना कर दिया, तो दोनों का अंतर कितना हुआ? डिफरेंस। अब बटा ओरिजिनल कितना? 5x/3 × 100, तो 64% हो जाएगा। ये देखिए एक भिन्न को हर उसके अंश से 3 अधिक है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, तो मान लीजिए उसका अंश कितना है? x है, तो हर हो जाएगा x+3। अब अंश और हर में दोनों में 4 बढ़ा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अंश अगर x, हर x+3, तो अंश में भी 4 बढ़ा दिए, और हर तो x+3 था उसमें भी 4 बढ़ा दिए, तो 4/5 बोलता है क्वेश्चन में आ जाता है। तो x का मान निकालेंगे तो 8/11 हो जाएगा, है ना। अभी देखिए एक एयर कंडीशनर को 40 मिनट में ठंडा कर सकता है, दूसरा 45 मिनट में, तो दोनों को एक साथ खोलते हैं। तो इसको इस तरह से बनाइए कि एक 40 में ठंडा कर सकता है, दूसरा 45 में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 × 8 × 9 आएगा। 40 का जो ठंडा करता है उसका एफिशिएंसी 9, 45 का जो करता है उसका एफिशिएंसी 8। तो टोटल कितना दोनों को ओपन करने से क्या हो गया? 5.9 टोटल बटा दोनों का एफिशिएंसी 9 8 17, तो लगभग इतना मिनट में वो ठंडा करेगा, लगभग 22 मिनट में। ठीक है, देखिए एक कार की गति 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर बढ़ जाती है यदि पहले घंटे में 35 किलोमीटर गति करती है, यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटा से पहला चलता है, तो दूसरा में कितना चलेगा? 37, तीसरा घंटा में 39, तो उसी तरह 12 घंटा में। तो टोटल ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो पहला 35 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखिए 12 घंटा में तय की गई दूरी कितना होगा? पहला घंटा 35, दूसरा 37, तीसरा 39, ऐसे करके 12 टर्म हो गया। तो सम ऑफ nth टर्म क्या होता है? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म, टोटल जो nth टर्म होता है लास्ट टर्म, tn क्या होता है? a + n-1 इंटू डी। इसको अगर यहाँ पुट करेंगे ना तो a + a क्या हो जाएगा? 2a, और 2 इंटू a इनिशियल कितना था? 35 प्लस n-1 इंटू डी। n माने टोटल टर्म कितना है? 12, तो 12 - 1 इंटू डी मतलब कॉमन डिफरेंस। 37 में 35 कितना हुआ? 2, 39 में 37 2, तो वो डिफरेंस 2 निकालेंगे तो 552 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये तो 148 का डी है, इजी क्वेश्चन है। 149 का भी बी है, और 150 का सी है। तो आज का जो टोटल हम लोग जो डिस्कस किए हैं 1 से लेकर के 175 तक, तो फिर नेक्स्ट कल मिलते हैं। आज प्रैक्टिस सेट 1 ख़त्म हुआ।